नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है फर्ज। ड्राइवर, क्या तुमसे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही है? कितने धीमे चल रहे हो। क्या ऐसे गाड़ी चलाते हैं? ऐसे हम कब तक पहुंचेंगे? साहब जी, मैं गाड़ी सही चला रहा हूं, पर लगता है आप जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं। अरे तुम नहीं जानते, मैं अपने घर को देखने के लिए तरस रहा हूँ। मेरा घर, जिसमें मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, अपने घर के आंगन में खेलकर मैं बड़ा हुआ, वह चौपाल भी धूल जिससे समेटकर मैं घर बनाया करता था, वह चौपाल में खड़ा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों को पकड़कर झूला करता था। माँ, वो पेड़, वो हमारा बरगद का वृक्ष अब कितना बड़ा होगा? तभी उसकी माँ उसका हाथ थामते हुए कहती है, लगता है तू बहुत उतावला हो रहा है। थोड़ी देर में पहुँचेंगे, फिर सब देख लेना। ये देख, तेरे इस उतावलेपन को देख तेरे बच्चे भी बहुत हंस रहे हैं। माँ, ये क्या जाने, ये तो कंप्यूटर पर गेम खेलने वाले हैं। इन्हें क्या पता, धूल और मिट्टी में जो खेलने का आनंद है वो कंप्यूटर में नहीं। बातों के सिलसिले में कब मानवेंद्र का घर आ गया उसे पता भी नहीं चला। ड्राइवर 1-2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी को रोक देता है। ये लो साहब, हम पहुंच गए। क्या हम अपने घर पहुंच गए? मेरा घर? माँ, हमारा घर। मकान के सामने गाड़ी को रुका देखकर उस मकान में से एक अधेड़ उम्र वृद्ध दौड़कर आता है। वह मानवेंद्र की माँ के पैर छूकर मानवेंद्र पैरों में झुकता है। मानवेंद्र उसे रोकते हुए कहते हैं, प्रेमू काका नहीं, प्रेमू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। नहीं, पैर तो मैं आपके छूऊंगा। ना चौधरी साहब, ये ना करो। नहीं काका, मैं आपके लिए चौधरी नहीं, वही मनु बिटवा हूँ जिसे आप कंधों पर बिठाकर गांव में घुमाते थे, जिसे आप आम के बगीचे में ले जाकर पके पके आम खिलाते थे, लाल लाल जामुन खिलाते थे। तुझे यह सब याद है? हाँ काका, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। फिर इतनी सालें अपने घर लौटने में क्यों लगाती? क्यों मालकिन, आपने तो खुद इस पर घर में ईंट लगाई है। क्या आपको इतनी सालों में एक भी दिन अपने घर की याद नहीं आई? आप नहीं प्रेमू, ऐसा नहीं है। हर सांस के साथ मैंने अपने घर को याद किया है, हर खुशबू में अपने घर की महक को महसूस किया है। तभी मानवेंद्र माँ का साथ देते हुए कहता है, हाँ प्रेमू काका, अपने घर को कभी नहीं भूले। कभी परिस्थितियों ने हमसे हमारा घर छीना था, लेकिन आज हम उन परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाकर लाए हैं। तभी प्रेमू काका की पत्नी लच्छू काकी आती हैं। ये क्या, आप यही बातों में शुरू हो गए? चलो गाड़ी से सामान उतरवाओ, मालकिन को अंदर तो आने दो, फिर बातें करते रहना। आओ मालकिन, अंदर आओ। मानवेंद्र अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ 17 साल बाद अपने घर में प्रवेश करता है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसका बचपन उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह मकान की सबसे ऊपर की छत पर जाकर बैठ जाता है और बचपन में खो जाता है। जब उसके मकान की दूसरी मंजिल पर अटा कमरा बन रहा था, जब मनु 8 साल का बच्चा था, वह वहाँ खड़े अपने पापा से पूछता है, पापा पापा, ये अटा आप क्यों बनवा रहे हैं? अपन सबके लिए तो नीचे के ही कमरे काफ़ी हैं, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? ये अटा मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ। मनु के पापा उसके सिर पर प्रेम से हाथ सहलाते हुए कहते हैं। तो मनु उनसे उत्सुकतावश पूछता है, वो क्यों? जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम अपनी बहुरिया पत्नी के साथ इसमें रहना। सच्ची? तो फिर मेरी शादी में कितने दिन और लगेंगे? बस कुछ दिनों में ही तेरी शादी करवा देंगे। फिर तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी के बाद आप इसमें नहीं आएंगे? हाँ हाँ, नहीं आऊँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ काम कर रहे सभी मजदूर कारीगर हंसने लगते हैं। मानवेंद्र बहुत भोला भाला प्रताप सिंह चौधरी का इकलौता बेटा। चौधरी साहब उसकी छोटी से छोटी भी ख्वाहिश पूरी करते। वह उसे बहुत चाहते थे। चौधरी साहब अपने बेटे को ही नहीं बल्कि अपने गांव वालों को भी बहुत चाहते थे। वह हर संभव जितना उनसे बनता गांव वालों की मदद करते रहते,
किंतु इस बार वह भी लाचार थे। गांव में पिछले 4 साल से सूखा पड़ रहा था। गांव के लोग परिस्थितियों से मजबूर होकर गांव से पलायन कर रहे थे। वो बेचारे भी क्या करते। गांव में काम धंधा न होने के कारण उन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ रही थी, वरना कौन अपनी जन्मभूमि छोड़ना चाहेगा। जिस मिट्टी की महक उसके रोम रोम में समाई हो, उससे दूर रहना कितना मुश्किल होता है। अपने गांव और गांव वासियों की यह हालत देखकर चौधरी साहब का भी दिल व्यथित हो गया था, किंतु क्या करें, वह भी लाचार थे। एकदम से सबकी मदद करना उनके भी बहस में नहीं था। गांव से ही हो रहे इस पलायन को चौधरी साहब रोकना चाहते थे, पर कैसे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक बार चौधरी साहब का एक मित्र जो कि मुंबई में एक उद्योगपति था, वह कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चौधरी साहब के यहाँ आया हुआ है। चौधरी साहब ने उसे अपने गांव की समस्या बताई और कुछ सुझाव चाहा। यार रमेश, हमारे गांव में पिछले 4 साल से सूखा पड़ रहा है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे गए हैं। यहाँ कोई काम धंधा न होने के कारण सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मुझे यह देखकर बहुत कष्ट होता है। क्या करूँ समझ में नहीं आता। बस इतनी सी बात। अरे यार चौधरी, तो उन्हें काम धंधा देना यार। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। चौधरी साहब अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए रमेश से कहते हैं। तो वह उनसे कहता है, मतलब ये कि जब तू उन्हें यही काम धंधा देगा तो वो शहर क्यों भागेंगे। जब उन्हें यही रोजी रोटी मिलने लगेगी तो वो क्यों कहीं जाएंगे। लेकिन कैसे, मैं उन्हें कहाँ से काम धंधा दूं। मेरे पास क्या है जिससे मैं उन्हें काम में लगाऊं। यह कैसे संभव है। संभव है चौधरी, मैं इसे संभव कर सकता हूँ। यहाँ एक फैक्ट्री लगाकर। फैक्ट्री यानी कि कारखाना, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। हाँ, पैसा तो बहुत लगेगा, पर तेरे लिए यह संभव है। वो कैसे रमेश, मुझे साफ साफ बताना। वो ऐसे कि देख चौधरी, तू गांव का रसूखदार व्यक्ति है, आदरणीय भी है। तेरी एक आवाज पर पूरा गांव एकत्रित हो सकता है। हाँ, यह तो सच है। तो बस हो गया समस्या का समाधान। कुछ पैसा तू गांव वालों के लिए साथ मिलकर एकत्रित कर और कुछ मैं लगाऊंगा। गांव में फैक्ट्री खुल गई तो न कोई कहीं जाएगा और न गांव की भी तरक्की रुकेगी। परंतु यार रमेश, परंतु कुछ नहीं। तुझे अपने गांव का विकास करना है। तू गांव का चौधरी है यार। अगर तू नहीं सोचेगा गांव के बारे में तो कौन सोचेगा। ठीक है रमेश, फिर हम कल गांव वालों को एकत्रित करते हैं। तुम उन्हें सब समझा देना। अगले दिन चौधरी ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें गांव में फैक्ट्री लगाने की बात बताई। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप लोग जो जानते हैं कि मेरे पुरखों ने, मेरे परिवार ने इस गांव का हमेशा भला चाहा है। इस गांव के विकास के लिए जितना हमारे खानदान से बन पड़ा है किया, किंतु आज जब बरसात न होना, पिछले 4 साल से पड़ रहे अकाल से निपटने में हम सब असमर्थ हैं। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। यह देख मेरा दिल व्यथित हो उठता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु उनका भी दोष नहीं, वो मजबूर हैं। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस संकट की स्थिति से निपटने का हमें उपाय मिल गया है और यह उपाय हमें सुझाया है हमारे बचपन के दोस्त रमेश मेहता ने। फिर रमेश मेहता अपना उपाय गांव वालों को बताता है। वह बताता है कि मैं अपनी दिल्ली वाली फैक्ट्री का एक प्लांट यहाँ लगाऊंगा और यह करने में मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। गांव वालों के द्वारा पूछे जाने पर कि वह उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो वह कहता है कि पैसों के द्वारा। पैसा वह खुद लगाएगा और आधा गांव वाले उसे दें। गांव वाले चौधरी साहब के साथ मिलकर आधा पैसा एकत्रित करें। सभी गांव वाले चौधरी के साथ थे। चौधरी के द्वारा हाँ करने पर गांव वाले भी तैयार हो गए। फिर क्या था, सभी गांव वालों ने अपनी जमीन जायदाद जेवर जो भी कुछ कीमती था अपने गिरवी रख दिया। चौधरी ने भी अपनी सारी जमीन तहसील के जमींदार के यहाँ गिरवी रख दी और अपना तथा गांव वालों का पैसा एकत्रित कर रमेश को थमा दिया। रमेश, मेरे गांव वाले तुझे भगवान की तरह मानते हैं। उनका मुझ पर अटूट विश्वास है और मैं ये विश्वास कभी
खोना नहीं चाहता, इसलिए ये लो हमारी और हमारे गांव वालों की तरफ का हिस्सा और जल्द से जल्द हमारे गांव में प्लांट स्थापित करो। हाँ, मैं आज ही दिल्ली जाकर सरकार से यहाँ प्लांट स्थापित करने की परमिशन लेता हूँ। तू चिंता मत कर चौधरी, मेरा तुझसे वादा है कि 10 दिन के अंदर यहाँ कारखाना डलने का काम चालू हो जाएगा नहीं रमेश, हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे गांव के विश्वास का सवाल है और वैसे भी इस वक्त हमारे गांव वासियों को काम की बहुत जरूरत है। अरे यार, तू सोचता बहुत है, तेरा भेजा सोच कर तवे की तरह उबलता रहता है। अब ये ले और लस्सी पी, भेजा ठंडा कर और चैन से सो जा। दोनों हंसने लगते हैं। रमेश मेहता दिल्ली के लिए निकल जाता है। इधर पूरा गांव खुशी से उत्साहित हो रहा था। तभी गांववासी खुश थे, उन्हें अपनी जीविका के लिए अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़कर जानी पड़ रही थी, क्योंकि अब जीविका का साधन उनके गांव में ही आने वाला था। सभी बहुत उत्साहित व खुश थे। उनके लिए यह खुशी ज्येष्ठ के महीने की गर्मी में बरसात की ठंडक का एहसास लेकर आई थी, किंतु उन्हें क्या पता था कि ज्येष्ठ के महीने में जब बरसात होती है तो बरसात के बाद गर्मी और उमस और भयावह होती है। उसे सहन करना तो दूर और भी मुश्किल होता है, और ऐसी भयावह गर्मी और तपिश अब चौधरी और गांव वालों के भी गांव में आने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, फर्ज कहानी का अगला पार्ट लेकर मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।